मैं करा देता हूँ। कारी साहब ने सिर्फ ऐलान करना है, रोजा खुल गया था, अफ्तारी इफ्तारी है। जी बेटा। चलें जी, आ जाए, ये डिस्कस कर लेते हैं पहले क्वेश्चन। बैजर पीएलसी, इसमें थोड़ी सी करेक्शंस है। ये क्वेश्चन आपको करने के लिए या पढ़ने को कहा था? नोट्स का क्वेश्चन 4 है। किसी बच्चे की अब आवाज ना आए, खवातीन प्लीज। आपका रोजा नहीं है? नहीं, वो पीछे बैठी है। मैं क्या गलना लगे वो कॉन्टिन्यूस। साड़ा ते दिल नहीं करता गल करन नूं, ते ताड़ा दिल नहीं करता चुप करन नूं, हैं? अच्छा अभी आ जाओ। हाँ जी, आपको क्वेश्चन में वो कहता है कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रपोज्ड न्यू प्रोडक्ट लाइन। इदारा कोई नई प्रोडक्ट लाना चाह रहा है, आपने उसकी एनपीवी कैलकुलेट करनी है। वर्क टू द नियरेस्ट मिलियन। अब आपने मिलियंस में सारी कैलकुलेशन करनी है, और याद रखें अगर आप मिलियन में कैलकुलेशन करेंगे तो फिर आपको जीरो लिखने पड़ते हैं, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल लिखने पड़ते हैं, ठीक है? फिर आपने फिगर्स को राउंड, जब भी क्वेश्चन को मिलियन में लेके चलो तो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल लिखने हैं? 2 डेसिमल। अच्छा, डाटा क्या दिया है? अच्छा, ये वो कहता है टाइम जीरो कौन सी डेट है? हाँ जी, जीरो कौन सी डेट है? 1 जनवरी 2017। नहीं, ये 17 चलो कर लो उसको, ठीक है, यही करेक्शन है थोड़ी सी। वहां 13 है तो 4 साल आगे चले जाओ, 17, तो वही आपका 13 होगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो 1 जो है 31 दिसंबर 13 या 17? 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 19। आप ये साल जरा चेंज कर लेना। और चौथा 20। इसमें 4 साल लाइफ है वैसे, आगे भी देखेंगे, पता नहीं अब 4 है कि 5 है। चलो ऊपर और डाटा क्या दिया हुआ है? कहता है बैजर पीएलसी अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कार एसेसरीज इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। कंपनी एक नई प्रोडक्ट लाइन को देखना चाह रही है, एक नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रही है, ठीक है? दिस प्रोजेक्ट वुड कमेंस एट द स्टार्ट ऑफ बैजर पीएलसी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। प्रोजेक्ट अगले साल के आगाज पे शुरू होगा एंड रन फॉर, प्रोजेक्ट कितने साल चलेगा? 4 साल, ठीक है। कंपनी का अगला साल खत्म होगा दिसंबर 2016 में, आपकी किताब में लिखा होगा दिसंबर 2013, ठीक है, कोई मसला नहीं, सालों का कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है? इस पैराग्राफ में काम की बात सिर्फ एक ही है कि प्रोजेक्ट की लाइफ 4 साल है, ठीक है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का ये डाटा दिया हुआ है। अब फिजिबिलिटी स्टडी, ये था नोट्स में। अब फिजिबिलिटी स्टडी कॉस्टिंग 8 मिलियन वॉज कंप्लीटेड। प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी की थी जिसका खर्चा कितना था? 8 मिलियन, क्योंकि ये माजी की कॉस्ट है। तो उसने कहा बट विल नॉट पेड अंटिल मार्च 2017। आपकी किताब में होगा शायद मार्च 2013 शायद है। तो वो कहता है इसके पैसे अभी तक नहीं दिए।
पैसे जाके 2017 में देने हैं। लेकिन अगर आपने किसी चीज की सर्विस ले ली और पैसे ना दिए हो तो इसको हम कमिटेड कॉस्ट कहते हैं। ये हमारी संक नहीं होगी, बल्कि ये हमारी कौन सी होगी, हमने माजी में सर्विस ले ली थी लेकिन पेमेंट नहीं की थी, तो पेमेंट करनी है इसकी। क्या ये बात समझ आई है? ये मार्च 2017 में पेमेंट होनी है, लेकिन हमें उससे गर्ज नहीं, क्योंकि हम प्रोजेक्ट करें या ना करें ये पेमेंट आपने करनी है। इसको आप अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी कह सकते हैं। कुछ बच्चे इसको संक कॉस्ट कहते हैं, तब भी ठीक है, जाने दें। है ये रेलेवेंट, ये रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है फिजिबिलिटी की। बात समझ आ रही है? आगे इसमें मिस प्रिंटिंग है इस पैराग्राफ में। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, किसको बोलते हैं? इफ बैजर पीएलसी प्रोसीड्स with the project, it would need to buy a new plant and machinery costing 180 million to be paid at the start of project. Start of project 0 को कहते हैं। कहता है इन्हें एक नया प्लांट खरीदना पड़ेगा। कितनी कॉस्ट का है वो नया प्लांट? 180 मिलियन। ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है कि इन्वेस्टिंग? नया प्लांट खरीदना, तो ये 0 पे आउटफ्लो आ जाएगा। ठीक है, ये 0 पे क्या आएगा? आउटफ्लो। It is estimated that new plant and machinery would be sold for 25 million at the end of project. ये उसकी स्क्रैप वैल्यू दी हुई है नए प्लांट की। हमारे नोट्स में शायद ये मिसिंग हो है, वो ये नीचे वाला पैराग्राफ मिक्स हो गया उसके साथ, ये फिक्रा मिसिंग है। तो नया प्लांट कितने का बिकेगा? तो ये पुराने नए प्लांट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और ये नए प्लांट की क्या है? ये 0 पे आएगी, ये ईयर 4 पे आएगी। हाँ, ये पैराग्राफ है। इसको को बच्चा पढ़ के जरा बताए इसका मतलब बताना है। ट्रीटमेंट मैं खुद ही कर लूंगा। मेरे वाले केस में स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो जनवरी 2016 है, जो मैंने यहाँ पे फिगर्स ली हुई हैं। मतलब दसना पाए ना, अगली गल दा ही ते मसला है। जी भाईजान। अच्छा, और कोई बचा? और कोई बचा? अगली लाइन पहले दसो। 2020 ईयर 4 है असल में। हमारे वाले केस में 2020 कौन सा ईयर 4 है ना? हाँ जी। सुन ले, हमने प्लान किया हुआ है, हैड बीन स्केड्यूल्ड। पहले से एक चीज तयशुदा है कि हमारी एक एग्जिस्टिंग मशीन है जिसको हमने 4 साल बाद 2020 में बेचने का प्लान किया हुआ है। और कितने का बेचने का प्लान किया हुआ है? वो कहता है अगर आपने ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया तो 4 साल बाद बेचने की बजाय आप उसे आज बेच देंगे। बात समझ आ रही है? हम अपनी एक पुरानी मशीन को 4 साल बाद बेचना चाह रहे थे, लेकिन अब प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद हम इसे 4 साल बाद बेचने की बजाय आज बेच देंगे। ठीक है, तो जब आप आज इसको बेचेंगे तो ये 2 मिलियन आपका स्क्रैप इनफ्लो होगा, और ये जो 1 मिलियन आपको 4 साल बाद मिलना था ये अब नहीं मिल पाएगा, ये एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा। क्या बात समझ रहे हैं? यानी जो मशीन आपकी 2016 के आगाज पे हमने बेच दी 2 मिलियन की, वैसे हमने इसको प्लान किया हुआ था कि हम 2020 में बेचेंगे, तो हमने 4 साल बाद जो बेचना था वो नहीं बेची। उस वक्त की स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन हो जाएगी और आज की स्क्रैप वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्या ये बात समझ आई है? हमने प्लान किया था कि हम मशीन को 4 साल बाद बेचेंगे, प्रोजेक्ट की वजह से उसको 4 साल बाद बेचने की बजाय कब बेचा? तो आज इनफ्लो आ जाएगा और 4 साल बाद वाला इनफ्लो जाया चला जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? क्योंकि सालों का फर्क है तो इनको नेट नहीं करना। 2 मिलियन आज रिकॉर्ड होगा, 1 मिलियन उस वक्त अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगा। इज इट क्लियर? और समझ आ रही है कि नहीं? जो घर पढ़े हैं वो भी सुन लें।
ये पैराग्राफ मिसिंग था हमारे नोट्स में। क्या ये बात समझ आ गई? अब ये दोनों इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है, ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला भी इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है। ठीक है, आगे चलें। जी जनाब, अगला पैराग्राफ कहता है इंडस्ट्री के कंसल्टेंट ने आपको ये बताया है कि मार्केट का साइज, मार्केट साइज क्या होता है? किसी बच्चे को पता हो मार्केट साइज क्या होता है? मार्केट साइज क्या होता है? ये हमारे सब्जेक्ट की टर्म है, बिजनेस मैनेजमेंट की थी पहले, अब ये एमएफए की टर्म है। मार्केट साइज क्या होता है और मार्केट शेयर क्या होता है? 10 में 10 सब नहीं बोलेंगे। जी बेटा, आप बताना चाह रही हैं, बताएं। कैपिटल नहीं है, मार्केट साइज ये नहीं होता जी। मैं मार्केट साइज तो बताऊं ना पहले, मार्केट साइज क्या होता है? एक प्रोडक्ट की टोटल मार्केट में जितनी सेल है आपकी और आपके सारे कंपेटिटर्स की मिला के, मार्केट साइज का मतलब है टोटल सेल ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऑफ ऑल बिजनेसेस। सारे कारोबार जितनी चीजें बेचेंगे वो कितने मिलियन की होंगी? मार्केट साइज आपकी सेल नहीं है, बल्कि उस पूरी मार्केट में जितने बिजनेसेस हैं, टोटल सेल ऑफ एंटायर मार्केट को कहते हैं। टोटल सेल ऑफ ऑल बिजनेसेस जो उस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? तो 2016 में जो गुजर चुका है, या 2016, हाँ ठीक है, जो 2016 इनका गुजर चुका है, ये मैं यहाँ पे गलत तो नहीं बता रहा, एक मिनट है, जो 2016 है क्या 17 है? ये 1 जनवरी 2017 थी। अच्छा, हमारा प्रोजेक्ट 1 जनवरी 2017 से शुरू हो रहा है, ये डाटा जो मैंने दिया, सॉरी। तो जो साल गुजर चुका है, गुजरे हुए साल में टोटल मार्केट में 1100 मिलियन की चीजें बिकी थी गुजरे हुए साल में, लेकिन मुस्तकबिल में कितने % इसमें इजाफा होगा? तो इसका मतलब है 2017 में टोटल मार्केट की सेल 1100 मिलियन को 2% बढ़ा दो, 1100 मिलियन इंटू 1.02, किसी चीज को 2% बढ़ाना हो तो इंटू 1.02 क्या आता है? 1122 मिलियन। अगला बताओ बेटा, 11.4 मिलियन। ये क्या कर रहे हैं? 1122 को 2% बढ़ा दो, 2019 की और 2020 की, 0.32 मिलियन। और अगला 1190.68। जी खवातीन चेक करते जाए, सारे बैठना नहीं है, पेपर तुसी देना है, मैं नहीं देना, तो इसीलिए कैलकुलेटर हाथ में हो, दिमाग इधर हो। ये 0.33 है, ये टोटल मार्केट की सेल है, टोटल, और टोटल मार्केट की सेल 100% होती है। हमारी कंपनी का शेयर कितना है 2017 में? यानी हम टोटल मार्केट में 1122 मिलियन बिकेगा, हम उसका 7% बेचेंगे। मार्केट शेयर का मतलब होता है सेल ऑफ योर कंपनी, सेल ऑफ आवर कंपनी या सेल ऑफ योर कंपनी। तो टोटल मार्केट की सेल है 1100 मिलियन, उसका 7% करेंगे तो ये हमारी कंपनी की सेल निकल आएगी। अगले साल, ओहो सॉरी, मैंने 1100 का कर दिया, 1122 का करना था, यही आना है। अगला 1144, उसका 9%, ठीक है कि नहीं? क्या आता है? 0.96। ये हमारी कंपनी की एनुअल सेल निकलती आ रही है, और समझ रहे हो कि नहीं? टोटल मार्केट की सेल का जब आप इतने % लेंगे तो ये आपकी कंपनी की हर साल की सेल निकल आएगी बस। तो एनुअल सेल है ये, हर साल की आपकी कंपनी की सेल। इन 2 लाइनों से सेल निकलनी है आपकी, यहां तक आपकी कंपनी की एनुअल सेल निकलेगी। तो अगर मैं इसको नीचे लिखना चाहूं तो हमारी कंपनी की एनुअल सेल क्या होगी? हमारी कंपनी की एनुअल सेल क्या होगी? आपने मुझे पहली बताई है 78.54, राउंड करके लिखनी है वो आपकी मर्जी है। नंबर 2 क्या होगी?
अगली इसका लेना 1167.33 का 15%, 10 आगे 67, ये हमारी एनुअल सेल है। और समझ आई कोई मसला? ये गलत है 102.96। अच्छा 996 है तो फिर इसको वो कर लो ना 103 कर लो भाई, तो ठीक है। आगे मैं पढ़ रहा हूँ अब ये नीचे सारा डेटा कॉस्ट का दिया हुआ है। ये सारा नीचे डेटा किस चीज का दिया हुआ है? कॉस्ट का, जो हर साल होने वाली कॉस्ट नहीं होती, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये वो दिया हुआ है जी। परचेज कॉस्ट है और पेबल्स हैं। परचेज कॉस्ट है और क्या है? अगर आपकी परचेज कॉस्ट के साथ पेबल ना उसका मतलब है सारी परचेज कैश पे है। अब क्योंकि इसके साथ पेबल आ गया, इसका मतलब आपने सारे पैसे कैश में पे नहीं किए, तो आपको कैश पेमेंट निकालनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे पेबल का छोटा सा टी अकाउंट बना लेता हूँ। आपको पता है पेबल क्या का टी अकाउंट जो होता है पेबल के अकाउंट में? सबको पता है पेबल, अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, पेबल का ओपनिंग बैलेंस नहीं है। परचेज कॉस्ट कितनी है 2000 पहले साल की? 40 मिलियन। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? तो कैश पेमेंट 32, ये लिखेंगे हम अपने एनपीवी के टेबल में। आपने परचेज कैश पेमेंट लिखनी है, ना कि खाली परचेज कॉस्ट लिखे, ठीक है? जो कैश पे नहीं किया वो नहीं लिखना। तो ये मैंने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है, क्लोजिंग बैलेंस, और ये परचेज कॉस्ट लिखी और ये कैश पेमेंट की बैलेंसिंग फिगर निकाल ली। ये 2017 की है मैंने, मेरा ख्याल है 2018 में ये जो क्लोजिंग है ये ओपनिंग बन जाएगा। 2018 की परचेज कॉस्ट है 50, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 10, तो कैश पेमेंट कितनी आएगी? ये लिखनी है एनपीवी के टेबल में। क्या मसला है? 48। 2019 में बताओ, ओपनिंग 10 होगा, 58, 57, और आखिरी साल में नील है। क्लोजिंग नील है, क्लोजिंग नील है। हमारे सवाल में अगर लिखा हुआ है तो वो गलत है। कैश पेमेंट कितनी है ये लिखनी है आपने एनपीवी के टेबल। इसको क्या लिखेंगे? परचेज कॉस्ट की पेमेंट, एनुअल परचेज कॉस्ट की। और कितनी है एनुअल परचेज कॉस्ट की पेमेंट? वो ये लिख देंगे आके 32, 48, 57 और 73। और ठीक है, ये दोनों निकल आए इससे। गलत कैसे हो गया? नोट्सों से किया है क्या? याद रखें, जब प्रोजेक्ट बंद होता है चाहे 12 लिखा भी हो, आपने 0 करना होता है। जब प्रोजेक्ट आखिर में खत्म होना तो आखिरी साल में बैलेंस दिए भी हो तो आपने जबरदस्ती 0 करने हैं। समझ आ गई है? आखिरी साल में 0 ते पाना है, सीधा 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 कर लो ना सौखा। वो उन्होंने आपको नोट्स अपडेट करके अभी भेजे नहीं थे, मुझे आज भेजे उन्होंने, थोड़े उनमें एरर थी ना, नोट्स में मिसिंग थे, तो वो आपको मैं भेज देता हूँ ये अपडेटेड। सवाल समझना जरूरी है। और समझ आ गया? पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर, ये हर साल की पेमेंट कॉपी कर लेंगे, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के तहत लेस कर देंगे, ये भी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में आएगा। ये जो आपने पेमेंट निकाली है वो भी किस में आएगी? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में जी। फिक्स्ड ओवरहेड ये हेडिंग है। माइक ऑफ रखें खानसा है। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड को देखें। अगर आप नई प्रोडक्ट लाइन लाते हैं तो आपके फिक्स्ड ओवरहेड होंगे 133 मिलियन, और अगर आप नई प्रोडक्ट नहीं लाते तो फिक्स्ड ओवरहेड कितने होंगे? हमें इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड चाहिए होते हैं, तो इंक्रीमेंटल कितने आएंगे? 13 मिलियन, 10 मिलियन नई प्रोडक्ट लाइन की वजह से, ये लिख देंगे हर साल में। ये भी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में आ जाएंगे। इंक्रीमेंटल फिक्स कितने आ जाएंगे?
ये तो मेरा ख्याल है सेम रकम है, तो ये भी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में आ जाएंगे। 13 मिलियन क्यों लिया है? क्योंकि हमने देखना होता है इजाफा कितना हुआ है। अगला लेबर कॉस्ट का पैराग्राफ, लेबर भी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के सेक्शन में आती है और मटेरियल कॉस्ट भी किस सेक्शन में आती है? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के सेक्शन में। और समझ आ रही है, ये सारा ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में आएगा सब कुछ, बस लेबर और मटेरियल पढ़ना है। सवाल मुश्किल तो नहीं है, लेकिन सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। बीच में लफ्ज मार्केट साइज आ गया, आपके लिए आपकी बला को पता ही नहीं क्या होती है। मार्केट शेयर का तो लोगों को पता होता है, मार्केट साइज का उससे सेल निकलनी थी हमारी। कहता है एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट employees currently working in another department would be transferred to work on the new product line। आप किसी और डिपार्टमेंट से बंदे ट्रांसफर करके किस प्रोडक्ट पे लाएंगे? जो नया प्रोजेक्ट नहीं आप करने जा रहे उस पे लेकर आएंगे। These employees currently earning, इन एम्प्लॉयज की करंट पे कितनी है? करंट अर्निंग एम्प्लॉयज की करंट पे होती है। करंटली आप उनको कितनी पे देते हैं? याद रखें, अगर पे के साथ पारानाम आ जाए तो ये फिक्स पे होती है। पारानाम है ना इसके साथ, तो ये उनकी फिक्स पे है। और ये करंट एनुअल सैलरी है, ये करंट एनुअल सैलरी है। कहता है दे विल नॉट बी रिप्लेस, दे विल नॉट बी रिप्लेस इफ वर्क ऑन द न्यू प्रोजेक्ट। वो कहता है जब आप इन्हें नए प्रोडक्ट पे लाएंगे तो जिस जगह से लाएंगे ना उधर नए बंदे नहीं रखेंगे। अब हो क्या रहे, हम अपने वर्कर को हर साल 3.6 मिलियन देते हैं, हमने उन्हें किसी और काम से हटा के अपनी नई प्रोडक्ट लाइन पे ले आए हैं। उस जगह से जहां से हटाया वहां पे नए बंदे। सवाल ये पैदा होता है कि हम इन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी कर रहे हैं? क्या कोई एक्स्ट्रा पेमेंट हो रही है? ये जो 3.6 मिलियन है ये तो फिक्स कॉस्ट है, ये तो देनी देनी है, ये तो उनकी करंट पे है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये पे आपको प्रोजेक्ट की वजह से देनी पड़ रही है। भाई ये तो सालाना आप देते हैं, वो कंपनी से सालाना इतने पैसे कमा रहे हैं, तो कंपनी अगर नए प्रोडक्ट पे लाए और वो कहे जी इनको बोनस देंगे तो फिर बोनस रेलेवेंट होगा। ये जो करंट एनुअल सैलरीज होती हैं ये रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होती। तो इस पैराग्राफ में कुछ भी रेलेवेंट नहीं है, इस पैराग्राफ में कुछ भी रेलेवेंट नहीं है। जो बच्चा इस 3.6 मिलियन को कहीं लिखना चाह रहा है वो सही नहीं कर रहा। बात समझ आई है? हम वर्कर को किसी अदर डिपार्टमेंट से ट्रांसफर करके अपनी प्रोडक्ट पे ला रहे हैं और उधर अदर डिपार्टमेंट में जो काम था वहां पे नया बंदा नहीं रखा, और वहां पे जो काम जाया हो रहा है उसका कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ। नहीं तो मैं शायद कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन ले लेता, कुछ तो लेता ना, वो डाटा ही नहीं दिया हुआ उसका। जब आप यहाँ ला रहे हैं तो यहाँ आके क्या कोई इजाफी पैसे दे रहे हैं? नहीं, ये उनकी करंट एनुअल सैलरी है जो कि आपने देनी ही देनी है, और ये फिक्स कॉस्ट है, चाहे ये यहाँ काम करें चाहे वहां काम करें। इस पैराग्राफ में कोई चीज हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। इस पैराग्राफ में आए अगले वाले में, एन एम्प्लॉय, एक और एम्प्लॉय की बात हो रही है। एन एम्प्लॉय करंटली अर्निंग 2 मिलियन पर एनम। जी बताओ ये फिक्स कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट है? एक और एम्प्लॉय है जिसकी करंट पे कितनी है सालाना? 2 मिलियन। कहता है इसको प्रमोट कर दिया जाएगा, इसको प्रमोट करके हम न्यू प्रोडक्ट पे ले आएंगे और अब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? हाँ, अब उसकी सैलरी, जब आप उसको नई प्रोडक्ट लाइन पे ला रहे हैं प्रमोट करके तो आप उसकी सैलरी में इजाफा कर रहे हैं। कितने मिलियन की इंक्रीमेंटल सैलरी है? तो 1 मिलियन पर एनम इंक्रीमेंटल सैलरी, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट के तौर पर ये रेलेवेंट होगी। 2 मिलियन रेलेवेंट नहीं होगा, 3 मिलियन रेलेवेंट नहीं होगा। इस बंदे को जो प्रमोट करके नई प्रोडक्ट लाइन पे लाया जा रहा है 1 मिलियन इंक्रीमेंटल रेलेवेंट है। और ठीक है 1 मिलियन रेलेवेंट है, यहां तक तो बात समझ आती है। 3 - 2 करके 1 मिलियन पर एनम रेलेवेंट। ये अगली लाइन उसने लिख दिया है, अ न्यू एम्प्लॉय वुड बी रिक्रूटेड टू फिल द वैकेटेड। इस लाइन का क्या मतलब है? हाँ जी, इसका मतलब है पहले आप इस बंदे को कितनी पे देते थे? आप इसको पहले कितनी पे देते थे? 2 मिलियन। इसको प्रमोट करके न्यू प्रोडक्ट लाइन जब आ जाएगी तो इसको 3 मिलियन देंगे। ठीक है, इधर इंक्रीमेंटल 1 मिलियन का आया और उधर नया बंदा रखेंगे। वो जो नया बंदा आएगा उसकी पे पहले नहीं होती थी, वो नया बंदा कितने मिलियन पे आएगा वो नहीं बताया हुआ, तो मैं अज्यूम करूंगा कि उस नए बंदे को भी हम उसी ग्रेड की पे देंगे, 2 मिलियन। ठीक है, तो 1 मिलियन इंक्रीमेंटल सैलरी ऑफ प्रमोटेड एम्प्लॉय, 2 मिलियन इंक्रीमेंटल सैलरी ऑफ न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय। इनडायरेक्टली 3 मिलियन ही आ गया, लेकिन 1 मिलियन प्रमोटेड एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीमेंटल है और 2 मिलियन न्यूली रिक्रूटेड की। और समझ आ रही है? नहीं आ रही? हम तो आनी है।
इधर 2 मिलियन रेलिवेंट होगा अब जो नया बंदा रखेंगे न्यूली रिक्रूटेड का। आगे चले वो क्या कहता है जी, ये भाईजान आपने बताना है अब इसमें रेलेवेंट इररेलेवेंट। कहता है एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट लाइन, आप जो नई प्रोडक्ट लाइन यानी नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉइज इन अनदर डिपार्टमेंट करंटली अर्निंग 4 मिलियन पर एनम। जी बताओ ये फिक्स है कि वेरिएबल? फिक्स पे है। एक और डिपार्टमेंट एम्प्लॉय है जिनको करंटली हम कितने पैसे देते हैं, वुड हैव टू बी मेड रिडंडेंट एट द एंड ऑफ 2017। हम एम्प्लॉइज को फारिग कर देंगे 2017 के एंड पे। 2017 का एंड ये बनता है यहाँ, 2017 के एंड पे फारिग करेंगे। जी बताओ 2017 के एंड पे फारिग करने के बाद आपको 2018, 19, 20 की ये 4 मिलियन पे देनी पड़ेगी कि नहीं? क्यों नहीं देनी पड़ेगी? फारिग कर दिया है तो ये जो 4 मिलियन है 2017 का तो देंगे क्योंकि 2017 के एंड पे फारिग किया है। 2018, 19 और 20 उसमें ये करंट पे है। करंट पे खुद तो रेलेवेंट नहीं होती, लेकिन अगर कोई करंट कॉस्ट सेव हो जाए ना तो वो अवॉइडेबल कॉस्ट है, फिर वो रेलेवेंट बन जाती है। तो फिर ये जो 4 मिलियन पर एनम है ना 2018 का, 2019 का, 2020 का, ये हमारी सेविंग बनेगी। ये हमारी क्या बनेगी? बचेंगे ना पैसे, 17 के नहीं बचेंगे, 18, 19, 20 के बचेंगे, तो वो हम सेविंग लिखेंगे, अवॉइडेबल कॉस्ट लिखेंगे। ठीक है, करंट सैलरी सेव, बंदों को फारिग कर दिया है। आगे चलो, पेड रिडंडेंसी पे ऑफ 6.2 मिलियन या 6 मिलियन लिखा हुआ है नोट्स में तो ठीक है। हाँ जी, कितने मिलियन की रिडंडेंसी पे देंगे? 6 मिलियन की या 6.2 की, किस साल? जी बताओ ये रेलेवेंट है कि नहीं? बोलना नहीं बाकी। क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि फारिग करते हैं ना तो एम्प्लॉय कोड में ना चला जाए, उसको फाइनल सेटलमेंट देते हैं, उसको रिडंडेंसी पे कहते हैं। वो हर साल ही देनी, एक ही दफा देनी है। वो किस साल पे देनी है? 2018, यानी यहाँ पे देनी है, ये इस साल में देनी है आपने। 6 मिलियन या 6.2, यहाँ पे 6.2 है तो आप 6.2 कर लें। आगे चलें, क्या मुझे समझ आ गया? अब मैं अगर देखूं तो लेबर वाले पैराग्राफ से मेरा ख्याल है, लेबर वाले पैराग्राफ से 4 चीजें निकली हैं। इंक्रीमेंटल सैलरी ऑफ प्रमोटेड एम्प्लॉई 1 मिलियन, इंक्रीमेंटल सैलरी ऑफ न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉई 2 मिलियन पर एनम, सेविंग इन द वेजेस कॉस्ट, लेकिन वो हर साल नहीं आएगी, 2018 से। रिडेंडेंसी पे वो एक दफा आएगी। 4 चीजें आ गई, चारों ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के सेक्शन में आएगा क्योंकि लेबर की कॉस्ट ऑपरेटिंग है। आगे चलो, मटेरियल का ये पैराग्राफ कोई बच्चा पढ़ के मुझे बताए क्या करना है इसका, फिर ये बताए। दोनों में से जो मर्जी पहले बता दो। चलो सवाल मुक्त चल रहा है, दोनों पैराग्राफ अलग अलग है। एक मटेरियल एक्स है, दूसरा मटेरियल है जी। अर्ली का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ 2017। अर्ली का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ ईयर, अर्ली। ये तो संक कॉस्ट है, 6.4 मिलियन का लिया था। और एक मिनट ठहर जाइए यार, वो 10 दी पे ये गल बात नहीं काटते किसी की जी। हाँ, सिचुएशन ये है कि आपका ये मटेरियल है जिसको आपने डिस्पोज ऑफ करना था, और अगर आप ये प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको डिस्पोजल कॉस्ट नहीं लगानी पड़ेगी। किस साल के आगाज पे? 2017 के आगाज पे लगनी थी ये कॉस्ट। 2017 का आगाज मतलब जीरो। 2017 के आगाज पे ये कॉस्ट लगनी थी, लेकिन आपके प्रोजेक्ट की वजह से ये कॉस्ट नहीं लगेगी। ये 2 मिलियन सेव होगा, पर एनम नहीं लिखा हुआ, इसीलिए ये सिर्फ जीरो पे एक दफा आएगी। 2017 के अर्ली लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ। अर्ली का मतलब क्या होता है? स्टार्ट ऑफ 2017, यानी स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये जो जीरो वाली डेट है। ठीक है, सिचुएशन क्या है? हमारा एक मटेरियल था जिसपे डिस्पोजल कॉस्ट लगनी थी प्रोजेक्ट की वजह से। अगर हम प्रोजेक्ट ना करें तो डिस्पोजल कॉस्ट लगनी थी, और अगर हम प्रोजेक्ट कर लें तो डिस्पोजल कॉस्ट क्या हो जाएगी? सेव। तो यहाँ पर डिस्पोजल कॉस्ट की सेविंग रेलेवेंट है। ठीक है, मटेरियल एक्स में। हुन दसो पान मटेरियल जी, तुसी दसो पान। मटेरियल जी स्टॉक में है और उसकी कॉस्ट कई सालों पहले खरीदा था 3.5 मिलियन का, रेलेवेंट नहीं है जी। क्या है ये जी? क्या इनफ्लो आउटफ्लो? कैसे पता चला?
अगर हम इस मटेरियल को सेल करते हैं तो हमें 3 मिलियन आना था, हमने इसको सेल करने की बजाय प्रोजेक्ट में क्या कर लिया है, यूज कर लिया, तो सेल वैल्यू फॉरगॉन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। लेकिन ये भी अर्ली इन 2017 के पे एक ही दफा आएगी, 0 पे आएगी। ठीक है, और ठीक है, सारी चीजें हो गई। चलो, अगर मैं कहूँ इसमें सीक्वेंस बताओ क्या बनेगा। अगर मैं सीक्वेंस लिखूं, मैं आइटम के रकमे नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ आइटम लिख रहा हूँ, फॉर्मेट क्या बनेगा, एनुअल सेल की बस मैंने लिख दिया फिगर, एनुअल सेल के बाद नहीं, यहाँ पे जो नाम है, एनुअल परचेज कॉस्ट की पेमेंट, वो जो मैंने पेबल का अकाउंट बना के निकाली थी, पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर, ये सारी एनुअल पेमेंट्स हैं। पेमेंट टू, सवाल देखता जाओ जरा, मैं तरतीब से लिखता जाऊंगा। ये लिख दी मैंने, ये लिख दी, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट लिखूंगा, और लेबर के पैराग्राफ की चीजें लिखूंगा। लेबर के पैराग्राफ में कौन कौन सी चीजें हैं, 3-4 हैं जो, इंक्रीमेंटल सैलरी ऑफ प्रमोटेड एम्प्लॉय, और इंक्रीमेंटल सैलरी ऑफ न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय, और क्या था, एड सेविंग इन सैलरी कॉस्ट 4 मिलियन, लेकिन वो 2018 से आएगी, और लेस, ये एक ही दफा आएगी, 2018 में उसने कहा था, ऐसे ही है। ये लेबर के पॉइंट थे। मटेरियल के क्या पॉइंट थे, तो मटेरियल एक्स डिस्पोजल कॉस्ट की सेविंग, और ये सेल वैल्यू ऑफ फॉरगॉन, ये 0 पे आ जाएगी, ये पॉजिटिव आएगी और ये नेगेटिव। इसके बाद ये आ जाएंगे आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लोस। इसके बाद आपने वो जो इन्वेस्टमेंट किया नई मशीन में, और आपने जो ओल्ड मशीन सोचा हुआ था बेचेंगे, ओल्ड मशीन, यहाँ पर 1 मिलियन जाएगा माइनस में, और यहाँ बस ऐसे ही कुछ था है। ये आइटम्स इस तरह आएंगे, सीक्वेंस, सीक्वेंस मैंने बना दिया है। शायद आपको सोल्यूशन मिला इसका, सोल्यूशन भेज देंगे आज, सोल्यूशन भी दे दिया उन्होंने, सोल्यूशन भी भेज देंगे आपको आज। मैं आगे चलने लगा हूँ, मेरा ख्याल है इसमें आपको पता चल गया कौन सी चीज कहाँ आनी है। और लिख दोगे, और जवानो, रेलेवेंट कॉस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, जिसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग अच्छी नहीं है वो ये सवाल नहीं कर सकता। मैं आगे जा रहा हूँ। क्या चीज, किसकी, न्यू मशीन की स्क्रैप वैल्यू आखिरी साल आएगी, यहाँ लिखेंगे ना, ये ओल्ड मशीन की स्क्रैप है, ये बेटा ओल्ड मशीन की स्क्रैप है जी। 4 आंखें, क्या कहते हो, तो वो लिखेंगे मेरे पास, ये लो यहाँ लिख दो। वो मैंने डॉट लगा दिया, रकमें लिख रहा था ना, फिगर्स नहीं लिख रहा था बेटा। हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस होती है, इन्वेस्टमेंट के आगे स्क्रैप भी आ रही है ना नई मशीन की, और नहीं ठीक, पैड़े पैड़े मुंह बना रहे हो। भाईजान आप किधर से आए हैं इतने दिनों के बाद, ये चश्मे वाले साहब बैठे हैं।
कहाँ से आए हो, किथे हो मेरा सोना, हैं किधर आए हो, MFA में? ये कोई पार्क है, जब दिल चाहता है तो मुंह उठा के आ जाते हो, हैं? तुम इंस्पेक्टर तो नहीं, ये चेक करने आते हो उस्ताद सही जा रहा है फिर आवांगा, हैं? क्या नहीं सर, मैनू का दी टेंशन, टेंशन तेनू होनी चाहिए, तू फेल हो जाएगा, हाँ? बेटा मुझे क्या टेंशन, मेरे कैसे केड़े पैसे जाया हो रहे ने, तुसी अपने ओरिजिनल अब्बा जी दे पैसे जाया करोगे, मेरे थोड़ी जाया होने ने, हाँ जी नहीं पढ़ोगे, क्या कहते हो तुम, कभी कभी आते हो, या तो तुम विजिटिंग स्टूडेंट हो या तुम इंस्पेक्टर हो, चेक करने आते हो सारी क्लासें एक एक करके सारे दिन की, हैं? क्या कहता है, नहीं क्या क्या मतलब है, मतलब तो इसका यही होता है। अच्छा आज हमने क्या पढ़ना है, आज हम बहुत थोड़ा सा पढ़ेंगे, जी आवाज नहीं आनी चाहिए, खामोशी इख्तियार करें बस। आज हम पढ़ेंगे एनपीवी विद इन्फ्लेशन, एनपीवी विद इन्फ्लेशन, ठीक है। सबसे पहली बात, इधर देखिए नोट्स बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, इन्फ्लेशन क्या होता है? हाँ जी, इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? देखिए आपकी जो सेल रेवेन्यू होता है ना, वो दो चीजों से मिलके बनता है, सेल प्राइस इनटू सेल वॉल्यूम या यूनिट्स। इसी तरह जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है टोटल एनुअल, वो भी होती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू, तो इन्फ्लेशन इसको कहते हैं, इनकी प्राइसेस का बढ़ना, सेल प्राइस का या कॉस्ट प्राइस का मुस्तकबिल में बढ़ना, प्राइसेस का बढ़ना, वॉल्यूम का बढ़ना नहीं, ये यूनिट्स का बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं है, बल्कि ये जो सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट है ना, तो प्राइसेस का बढ़ना इन्फ्लेशन कहलाता है। इस चीज पे सब मुत्तफिक है। इन्फ्लेशन क्या है? इंक्रीज इन द जर्नल प्राइस लेवल या इंक्रीज इन द प्राइसेस। जब भी आपका एक साल से ज्यादा का प्रोजेक्ट होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता रियल लाइफ में कि चीजों की प्राइसेस कांस्टेंट रहें। चीजों की प्राइसेस ने क्या होना है? बढ़ना है, चेंज होना है। आप अपनी प्रोडक्ट की सेल प्राइस सेम नहीं रखेंगे। इसी तरह जहां से आप कोई चीज परचेज करेंगे उसकी कॉस्ट प्राइस भी सेम। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द प्राइसेस। चाहे वो सेल प्राइस है चाहे वो कॉस्ट प्राइस है, प्राइसेस का बढ़ना क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन। जब आपका इन्फ्लेशन आता है प्रोजेक्ट में, एनपीवी में इन्फ्लेशन आता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है? अच्छा बल्कि सॉरी, पहले इन्फ्लेशन दो तरह का होता है। इन्फ्लेशन का जो रेट है या इन्फ्लेशन है वो दो तरह का होता है। हर कंट्री में जो इन्फ्लेशन है उसको मैयर करने के लिए इन्फ्लेशन रेट होता है। इन्फ्लेशन रेट दो तरह का होता है, जर्नल इन्फ्लेशन रेट और एक होता है स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट की दो टाइप्स हैं। जी, क्या फर्क होता है स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट में और जर्नल इन्फ्लेशन रेट में? याद रखिए, जर्नल इन्फ्लेशन रेट तमाम कैश फ्लोस का, तमाम इकोनॉमी का, होल इकोनॉमी का, होल कंट्री का इन्फ्लेशन रेट होता है। और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट अलग अलग होता है। जैसे पाकिस्तान में फूड की प्राइसेस का इन्फ्लेशन रेट और है, हाउस की प्राइसेस का इन्फ्लेशन रेट और है, फ्यूल की प्राइसेस का इन्फ्लेशन रेट, एजुकेशनल सेक्टर में कॉलेज की फीसिस का प्राइस का इन्फ्लेशन रेट और है। ये जो हर कैश फ्लो का इन्फ्लेशन रेट अलग अलग होता है ना, इकोनॉमी में हर प्राइस का डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट, इसको कहते हैं स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट। स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट का मतलब डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स या फॉर डिफरेंट कैश फ्लोज, ठीक है।
और जर्नल इन्फ्लेशन रेट कहते हैं सिंगल इन्फ्लेशन रेट ऑफ होल इकोनॉमी, पूरे मुल्क का जो एक इन्फ्लेशन रेट है, पूरे मुल्क का जो इन्फ्लेशन रेट है उसको क्या कहेंगे, जर्नल। और एक एक चीज का जो इन्फ्लेशन रेट है, आलू का इन्फ्लेशन रेट और है, चीनी का इन्फ्लेशन रेट और है, देसी घी का इन्फ्लेशन रेट और है, दूध का इन्फ्लेशन रेट और है, हर चीज का अपना अपना इन्फ्लेशन रेट है ना, प्राइसेस का, उनको कहते हैं स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट। और अगर मैं कहूँ पूरे पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट, जो कि अखबार में बोला जाता है, खबरों में बोला जाता है, वो कहते हैं ना पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट इतना 8% है, 12% पे है, डबल डिजिट में चला गया, तो वो फिर पूरे पाकिस्तान का बताते हैं। और अगर उसको डिटेल से देखना हो तो स्पेसिफिक, दोनों में से स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट आर मोर एक्यूरेट देन जर्नल। याद रखने के लिए स्पेसिफिक हमारे काम के नहीं है, क्योंकि याद नहीं रहते, कितने याद करेंगे। पूरे मुल्क का इन्फ्लेशन रेट याद रखने के लिए कौन सा चलता है, जर्नल, और अखबारों में प्रिंट करने के लिए भी वही होता है। तो जर्नल इन्फ्लेशन रेट इज द सिंगल इन्फ्लेशन रेट ऑफ होल इकोनॉमी फॉर ऑल कैश फ्लोज फॉर ऑल आइटम। Specific inflation rate are the different inflation rate for each item, for each product, for each separate या specific cash flow। समझ आ रही है आपको कि नहीं समझ आ रही? अच्छा, जब भी क्वेश्चन में इन्फ्लेशन आता है, जब भी क्वेश्चन में इन्फ्लेशन आता है तो उसका एनपीवी पे क्या इम्पैक्ट आता है? जब भी इन्फ्लेशन आ जाता है क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन में क्या आता है तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है? जो क्वेश्चन में आप एनुअल सेल, एनुअल वेरिएबल कॉस्ट, एनुअल फिक्स कॉस्ट लिखते हैं ना सारे सालों की, तो वो जो आपके एनुअल कैश फ्लोज होते हैं, वो जितने भी आपके एनुअल कैश फ्लोज होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। एनुअल कैश फ्लोज क्या होते हैं? और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट को इस्तेमाल करके हम इंक्रीज करते हैं। मसलन सेल को मैं अलहदा इन्फ्लेट करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट को मैं अलहदा इन्फ्लेट करूंगा, फिक्स कॉस्ट को मैं क्या है अलहदा इन्फ्लेट करूंगा, हर चीज को अलहदा अलहदा इन्फ्लेट करना है उसके अपने रेट पर। उसके बाद जो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी होती है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट भी इंक्रीज करता है, लेकिन वो स्पेसिफिक रेट से नहीं करता, वो किस रेट से करता है? जर्नल इन्फ्लेशन रेट से। यानी जो क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट दिया होता है वो भी इन्फ्लेशन अगर आ जाए ना, इन्फ्लेशन ना हो तो शायद 8% हो, अगर इन्फ्लेशन शामिल कर दें तो वो 10-12% होगा। जिस इन्वेस्टर से आप पैसे ले रहे हैं ना, वो इन्फ्लेशन की वजह से वो भी अपना रिटर्न बढ़ा देता है। तो इन्फ्लेशन आने से कैश फ्लोज भी इंक्रीज करते हैं, और इन्फ्लेशन के आने से क्या इंक्रीज करती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट भी इंक्रीज करता है। कैश फ्लो स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट से इंक्रीज करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल किससे इंक्रीज करेगी? हाँ, पांच दफा आई कैप में आपको पता है 2 नंबरी होती है। आई कैप में 2 नंबरी क्या होती है? वो आपको कैश फ्लोज का स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट नहीं देता, पूरे सवाल में एक ही इन्फ्लेशन रेट दे देता है और आपसे कहता है करो इन्फ्लेट कैश फ्लो को। अब आप मुझसे पूछते हैं सर स्पेसिफिक रेट तो दिया नहीं, हमें तो पूरे सवाल में एक इन्फ्लेशन रेट दिया है जिसको जर्नल कहते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट ना दिए हो तो मजबूरी में फिर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? जर्नल इन्फ्लेशन रेट भी कैश फ्लोज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेफरेबल नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? कैश फ्लोज को किस पे इन्फ्लेट करना है, जर्नल से कि स्पेसिफिक से? अगर स्पेसिफिक ना हो देन जर्नल। जर्नल का मतलब है सिंगल इन्फ्लेशन रेट, जो सारे कैश फ्लोज पे एक ही लगेगा, सेल प्राइस पे भी वही लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट पे भी वही लगेगा 5%, फिक्स कॉस्ट पे भी वही लगेगा। तो समझ आ रही है? ये तब है अगर आपको स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स, क्या होता है स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट? हर कैश फ्लो का अपना अपना, सेल का अलहदा, वेरिएबल कॉस्ट का अलहदा इन्फ्लेशन रेट, फिक्स कॉस्ट का अलहदा। समझ आ रही है? हर कॉस्ट का जब अलहदा अलहदा इन्फ्लेशन रेट, मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट दिए होंगे तो वो स्पेसिफिक है, और अगर पूरे सवाल में एक इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है तो वो जर्नल है। फिर आप मजबूर हो जाएंगे कैश फ्लोज को भी उसी से क्या करेंगे, इन्फ्लेट। ये मजबूरी में करते हैं, पहली प्रेफरेंस नहीं है। अच्छा, अब आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए। अगर आपके जो एनुअल कैश फ्लोज हैं वो नॉन इन्फ्लेटेड हो, क्या हो?
तो उसको रियल कैश फ्लोज कहते हैं। नॉन इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज को क्या कहते हैं? या करंट प्राइस के कैश फ्लोज, उसमें मुस्तकबिल का इन्फ्लेशन शामिल नहीं किया हुआ। दो नाम है, रियल कैश फ्लोज या करंट प्राइस कैश फ्लोज, टुडे प्राइसेस कैश फ्लोज। अगर आप कैश फ्लोज को इन्फ्लेट कर दें तो उनको नॉमिनल कैश फ्लोज कहते हैं। इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज का दूसरा नाम क्या है, या इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज का दूसरा नाम है मनी कैश फ्लोज। ये नाम याद रखना, मेहरबानी आपकी। ये नोट्स में शायद लिखा हो, टेबल बना हुआ ये रट्टा लगाना है अब आपने। मैं आपको कह दूं रियल कैश फ्लोज दिए हैं, आप मेरा मुंह देखें रियल क्या होता है। मैं कहूँ ये नॉमिनल दिया हुआ है, आप मेरा मुंह देखें ये नॉमिनल क्या होता है। ये रियल और नॉमिनल की लफ्ज ना इकोनॉमिक्स से चोरी हुई है। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी सुना हो आपने, रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो रियल का मतलब होता है नॉन इन्फ्लेटेड और नॉमिनल का मतलब होता है। तो अगर कैश फ्लोज इन्फ्लेटेड नहीं है तो उनको रियल कैश फ्लोज भी कहते हैं, या करंट प्राइसेस के कैश फ्लोज भी कहते हैं, करंट प्राइसेस। और अगर इन्फ्लेटेड हो तो क्या कहते हैं, नॉमिनल या मनी कैश फ्लो। इसी तरह कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो परसेंटेज है, अगर वो नॉन इन्फ्लेटेड हो तो उसको कहते हैं रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रियल डिस्काउंट रेट। और अगर इन्फ्लेटेड हो नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आई कैप एमसीक्यूज में पूछ ले कि इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या कहते हैं, तो आप वहां पे रियल का नाम लिखवाएंगे तो गलत है। इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, या मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या नॉमिनल डिस्काउंट रेट। और क्या ये टर्म्स याद कर लेंगे? ये टर्मिनोलॉजी रट्टी होनी चाहिए आपको। इसके लिए आप ये ना देख रहे हो कि यार को दसेगा तो मैं दसांगा सर। ये रट्टा लगाना है आपने इसको। नॉमिनल किसे कहते हैं और मनी किसे कहते हैं और रियल किसे कहते हैं, ठीक है। इन्फ्लेटेड को क्या कहते हैं, नॉमिनल या मनी टर्म्स, और नॉन इन्फ्लेटेड को कहते हैं रियल टर्म्स, ठीक है। आ जाए हम जरा, अगर आपने कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करना हो। अच्छा एक बात सुन ले, सॉरी 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 सॉरी, एक बात यहाँ पे बतानी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई कैप में जो सवाल आता है वो मोस्टली नॉन इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज होते हैं और आपने उनको इन्फ्लेट करना होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आई कैप मोस्टली इन्फ्लेटेड ही देता है, याद रखिए। बल्कि पूरे ACCA में हर जगह ये assumption है, अगर कुछ ना कहा हो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट हमेशा इन्फ्लेटेड होगा, ठीक है। ये नोट्स में कहीं लिखा होगा, देखो चेक करो कहीं लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नॉमिनल होगी कि रियल, ये ढूंढो कहीं लिखा हुआ है नोट्स में, ढूंढो कहीं पे लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट अगर साइलेंट हो तो नॉमिनल होगा या इन्फ्लेटेड होगा। अगर साइलेंट हो, ढूंढो ये कहीं लिखा हुआ है, लिखा होगा, मैं नहीं मानता। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो वो एक अलग बात है, लिखा होगा। लो जी अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? पैरा 7.6 में नोट लिखा हुआ है, मिल गया ना? बोला था बात है, लिखा कहीं पे भी है जी। वो कहता है इन इफ क्वेश्चन इज देन वी विल अज्यूम दैट नॉमिनल, नॉमिनल किसे कहते हैं, इन्फ्लेटेड को। और ठीक है, समझ आ रही है? चलो अच्छा, अब मैं पता नहीं क्या बात करने लगा था आगे। अच्छा जी सुन लें, हमारे पास एनपीवी निकालने के दो तरीके हैं। बच्चों सुन लो, अगर सवाल में इन्फ्लेशन आ जाए तो एनपीवी कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप कैश फ्लोज भी नॉन इन्फ्लेटेड ले लें और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नॉन इन्फ्लेटेड, यानी ये दोनों चीजें क्या ले लें, लाइक विद लाइक।
नॉन इन्फ्लेटेड लेकर एनपीवी निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं रियल मेथड ऑफ एनपीवी। क्या बोलते हैं इसको? रियल मेथड ऑफ एनपीवी में कैश फ्लोज भी नॉन इन्फ्लेटेड लेते हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नॉन इन्फ्लेटेड लेते हैं। और दूसरा मेथड जिसमें आप ये दोनों चीजें इन्फ्लेटेड लेके चलेंगे, कैश फ्लोज को भी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, तो ये वाली जो एनपीवी होगी इसको कहते हैं नॉमिनल मेथड ऑफ एनपीवी। क्या कहते हैं उसे? रियल और नॉमिनल का आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। दोनों मेथड का आंसर तकरीबन तकरीबन क्या आएगा? सेम आएगा। रियल मेथड किसे कहते हैं? जब आप सारा डाटा नॉन इन्फ्लेटेड ले, जब आप सारा डाटा क्या लेंगे? इन्फ्लेटेड लेके चलेंगे, तो उसको रियल मेथड ऑफ एनपीवी नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? नॉमिनल। दुनिया में क्योंकि हर मुल्क में इन्फ्लेशन पाया जाता है, इसीलिए आई कैप आपका कहता है कि सारे बच्चों को ये वाली अप्रोच अपनानी चाहिए। आई कैप किस अप्रोच को प्रेफर करता है? नॉमिनल मेथड। आल्दो वैसे किताबों में गाइडेंस भी है कि अगर एक इन्फ्लेशन रेट दिया हो सवाल में तो आप रियल से भी कर सकते हैं, नॉमिनल से। अगर एक से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट हो तो आपने नॉमिनल से ही करना है। ये किताबों में गाइडेंस है। लेकिन आई कैप कहता है मारो गोला गाइडेंस को। आई कैप कहता है इन रियल वर्ल्ड इन्फ्लेशन एग्जिस्ट इन एवरी कंट्री। सो आई कैप के सारे सवाल हमने किस मेथड से करने हैं? इन्फ्लेटेड फॉर्म पे। यानी अगर कैश फ्लोज इन्फ्लेट नहीं है तो आप इन्फ्लेट करें, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्फ्लेटेड है तो ठीक है, नहीं इन्फ्लेटेड तो उसको भी इन्फ्लेट करें। समझ आ रही है? वो अलग बात है, मैंने कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय डिफॉल्ट क्या होती है, आपको इन्फ्लेटेड ही दी होगी सवाल में। तो ये दोनों मेथड से एनपीवी आप निकाल सकते हैं, और दोनों मेथड का आंसर क्या आएगा? डिफरेंट आएगा? नहीं, अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा? सेम। अब आखिरी दो बातें और बतानी है, फिर हम लेक्चर वाइंड अप कर देंगे। बाकी नेक्स्ट टाइम आप नोट्स पढ़ के आइएगा फिर। हाँ जी, और वही हमारा आज का मेन काम है। ये बात जो अब मैं करने लगा हूँ ये मेन काम है। पिछला आपने सुना नहीं सुना, सो गए थे दिमागी तौर पे, कोई मसला नहीं, ये सुनना अब जरूरी है। अगर आपको कैश फ्लोस को इन्फ्लेट करना पड़े, अगर आपको कैश फ्लोस को क्या करना पड़े, तो कैसे करेंगे? अगर आपको कैश फ्लोस को इन्फ्लेट करना पड़े तो आप कैश फ्लोस को कैसे इन्फ्लेट करेंगे? अगर आपको कैश फ्लोस को इन्फ्लेट करना पड़े, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने कहता हूं कि आज एक प्रोडक्ट की सेल प्राइस है 100 रुपया। आज, जीरो को आज कहते हैं ना, आज एक प्रोडक्ट की सेल प्राइस कितनी है? इसको प्रेजेंट सेल प्राइस भी कहते हैं, इसको करंट सेल प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, आज से एक साल बाद मैं कहता हूँ सेल प्राइस ने 6% इन्फ्लेट होना है। कितने परसेंट? तो मुझे बताएं क्या होगी सेल प्राइस? तो मेरा ख्याल है इसको 6% इन्फ्लेट करो, 100, 1.06, कितनी आती है? 106। अगले साल भी 6% इन्फ्लेट होनी है। हाँ जी, 6% इन्फ्लेट होनी है। अब आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप 106 को पकड़ें और इंटू 1.06 कर दें। ठीक है, यानी पिछले आंसर को पकड़ें और फिर उसको इंक्रीज कर दें। ये तरीका भी ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन हमारा सब्जेक्ट कहता है कि ये तरीके में टाइम बहुत ज़ाया होता है। अगर आपको 25 साल बाद की एक फिगर पकड़ निकालनी हो तो आप 25 दफ़ा ये पंच करेंगे डाटा अपने कैलकुलेटर पर। अकलमंदाना अप्रोच ये है कि अगर आपको चाहिए कि 2 साल बाद प्राइस क्या होगी, तो बेवकूफ़ी है कि ये करें, आप फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लगा दें। क्या लगा दें? प्रेजेंट उसकी प्राइस क्या थी इंटू 1+r, और कितने साल आगे आना है। ये तरीका अडॉप्ट करेंगे हम। ये पता है आपको, मैंने इनडायरेक्टली फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाया है। प्रेजेंट 100 कॉमन रहेगा, 6 भी कॉमन रहेगा, बस रेस पावर चेंज करते जाएंगे हम। रेस पर 2 करेंगे तो 2 साल बाद की प्राइस आ जाएगी। रेस पर 25 करेंगे तो 25 साल बाद की प्राइस आ जाएगी। और समझ आ रही है? हमने कैश फ्लोस को ऐसे इन्फ्लेट करना है, हमने कैश फ्लोस को ऐसे इन्फ्लेट करना है। यानी
अगर आपका इन्फ्लेशन रेट सेम हो, अगर हमारा हर साल का इन्फ्लेशन रेट क्या हो, हर साल का, मसलन सेल प्राइस का हर साल 10% है, तो हमने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा लेना है। वो जो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला नहीं होता, जैसे वही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इस तरह, वो शक्ल में कि नो इन्फ्लेटेड कैश फ्लो इज इक्वल टू, इन्फ्लेटेड कैश फ्लो इज इक्वल टू नॉन इन्फ्लेटेड कैश फ्लो। ये शायद नोट्स में लिखा भी हो, फॉर्मूला लिखा हुआ है, इनटू 1 प्लस स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट। जर्नल वाला नहीं, जर्नल वाला मजबूरी में लेना पड़ सकता है। और रेस पर एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ इन्फ्लेशनरी पीरियड्स, जितने पीरियड्स का इन्फ्लेशन शामिल करना है वो कर लोगे कैश फ्लो उसको इन्फ्लेट। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब हर साल का इन्फ्लेशन रेट क्या हो, हर साल का इन्फ्लेशन रेट अगर डिफरेंट हो, फिर वही पिछले साल की फिगर पकड़ के, अगर हर साल का इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट हो, ऐसे हो आज प्राइस 100 रुपए है, पहले साल का इन्फ्लेशन रेट 6% है, दूसरे साल का 4%, अल्हम्दुलिल्लाह, और चौथे साल का 2%। अब आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते रेस पावर एन वाला। अब आप पता क्या करेंगे, 100 का 6% करेंगे तो 106 आएगा, 106 को पकड़ के इंटू 1.04, 106 इंटू 1 पॉइंट, प्रीवियस आंसर को पकड़ते जाएं जी, क्या आता है ये। और अगली दफा 110.24। आप मेरी बात समझ रहे हैं, 113, अगली दफा 113 को पकड़ेंगे। ये तरीका कब लगाते हैं, जब हर साल के इन्फ्लेशन रेट, लेकिन आई कैप में ये आता है नहीं, आई कैप में वही आता है कि हर साल का सेम इन्फ्लेशन रेट है, तो 99% ये लगना है सेम इन्फ्लेशन रेट। और मैं आपको बताता हूं कि बच्चे बेवकूफी क्या करते हैं, बच्चे हैं ना, बच्चे को बच्चे इसीलिए कहते हैं कि गोंगलू होते हैं। उम्मीद है आपको कैलकुलेटर नजर आ रहा होगा, आ रहा है नजर। अब बच्चे क्या करते हैं, जवानों को कैलकुलेटर तो साइंटिफिक होता है, बंदा नॉन साइंटिफिक है, उन्होंने आंदा ही नहीं कैलकुलेटर। अब मिसाल के तौर पर आपकी प्राइस है 100 रुपीज, तो 100 रुपीज इन टू, हाँ जी, 1+0.06 और रेस पावर 1, एंटर करें, ये आ गई पहले साल की। ये तो सब बच्चे कर लेते हैं। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं इसको मिटाओ, अब ऑल क्लियर, वो करते हैं ऑल क्लियर और सारा मिटा देते हैं, वो बेवकूफ हैं। दोबारा दोबारा सारा नहीं मिटाना, ये आपके कैलकुलेटर पर ये एरो होते हैं, एरो, इस एरो को चेंज करो और इज इक्वल टू प्रेस करो, साइंटिफिकली यूज करो कैलकुलेटर भाई। डबल स्क्रीन है, ऊपर वाली स्क्रीन के डिजिट चेंज करो और आंसर चेंज। अब रेस पर आपने क्या करना है, पेपर में टाइम भी बचेगा, ऐसे रेस पर 3 करो, 3 साल बाद की प्राइस आ गई सेम इन्फ्लेशन रेट के केस में, और अब रेस पर क्या करूंगा 4, तो 4 साल बाद की। अब आप इसी तरह 25 साल बाद की भी, कम से कम डाटा पंच करना है, जितना डाटा बार बार पंच करोगे उतना डाटा के इनकरेक्ट होने का चांस बढ़ जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं 2.5 मिलियन लिखे तो बच्चे इस तरह लिख रहे होंगे, 2.5 मिलियन 25 लाख को कहते हैं, ये सिफर लगा रहे होंगे, बेवकूफ लोग हैं। अगर आपने 2 मिलियन या 2.5 मिलियन लिखना है तो भाई ये आपके पास ये है 2.5 मिलियन है, तो मिलियन में 6 सिफर होते हैं, 2.5 लिखो और इसके साथ ये 6 सिफर लिख दो, खुद ही 2.5 मिलियन काउंट हो जाएगा। हमें जीरो प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर को साइंटिफिक तरीके से यूज करो, ताड़ी मेहरबानी, और आप बेड़ा गर्क ना करो। आपके पास तो इससे अच्छे अच्छे कैलकुलेटर है, ये मेरे वाला तो बड़ा पुराना है, जेड़ा मैं डाउनलोड किया है पता नहीं तो 10 साल पुराना है जी। ऐसे ही कैलकुलेटर आपके पास, अच्छा ठीक है, समझ आ रही है। और जरूरत पड़ने पर मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने बार बार डाटा टाइप नहीं करना, बस उसको थोड़ा सा चेंज करना है, जो डाटा कॉमन है वो दोबारा टाइप नहीं करना। और समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही, जी सर।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्फ्लेशन रेट नहीं है। किसमें? नहीं, उसमें हम पैसे की कॉस्ट का फैक्टर लेते हैं बस, इन्फ्लेशन का नहीं, जब तक इन्फ्लेट नहीं करेंगे। आप यानी जिन फाइनेंसर से पैसा उठाया है वो इंटरेस्ट और लोन ले रहे हैं, लोन पे इंटरेस्ट, तो उसमें से वो इंटरेस्ट पैसे की कॉस्ट कवर होगी बस। वो अभी नहीं बंद करनी किताबें। आ जी, आगे चले। वो दूसरी किताबा बंद कर ली। अच्छा जी, दूसरी बात इंपॉर्टेंट, आज के लेक्चर में आपने ये दो रट्टे लगाने हैं। एक तो कैश फ्लोस को कैसे इन्फ्लेट करना है, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज को कैसे इन्फ्लेट करना है। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की परसेंटेज रियल दी हुई है या नॉन इन्फ्लेटेड दी हुई है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की परसेंटेज को भी इन्फ्लेट करने का तरीका है, उसको कहते हैं फिशर इक्वेशन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इन्फ्लेट करने की फॉर्मूले को कहते हैं फिशर इक्वेशन। वो ये फॉर्मूला है, ये 1 + n = 1 + r × 1 +, इसको अगर पूरा लिखें तो 1 + नॉमिनल रेट, नॉमिनल का मतलब इन्फ्लेटेड। ये फॉर्मूला परसेंटेजेस को इन्फ्लेट करता है। ये फॉर्मूला किसको इन्फ्लेट करता है? परसेंटेजेस को। ऊपर वाला फॉर्मूला रुपीस को इन्फ्लेट करता है। तो 1 + रियल रेट यानी नॉन इन्फ्लेटेड और मल्टीप्लाइड बाय 1 + जर्नल इन्फ्लेशन रेट। अब आपने ये दो फॉर्मूले याद करने, एक तो कैश फ्लोस को इन्फ्लेट करने वाला और दूसरा ये फॉर्मूला किस चीज को इन्फ्लेट करने वाला है। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्फ्लेटेड ना दी हो, 99% वो इन्फ्लेटेड दी होगी, वो जो 1% का केस है उसके लिए बता रहा हूँ ये फॉर्मूला, ठीक है। मोस्टली वो क्या दी होगी? नॉन इन्फ्लेटेड नहीं होगी। हाँ, अगर नॉन इन्फ्लेटेड हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो फिर उसको इन्फ्लेटेड में कन्वर्ट यानी नॉमिनल में कन्वर्ट करने का ये फिशर इक्वेशन है। परसेंटेजेस ओपन करके पुट करनी है फॉर्मूले में, ठीक है। समझ आ रही है आपको? नहीं समझ आ रही? याद रह जाएगा। चलो बस, आप लोग बस्ता पहले ही बंद करके बैठे हुए हैं। 3:15 छुट्टी का टाइम है। रमजान है।